नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। पश्चिम एशिया के संकट और खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही में जो रुकावट आई है और उससे जो हालात पैदा हुए हैं, उस पर 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी मर्तबा भाषण देते हैं। 23 मार्च को पीएम मोदी ने लोकसभा में और आज राज्यसभा में संसद के जरिए देश के सामने सारी जानकारी रखी हिंदुस्तान को लेकर। बुधवार को सरकार की तरफ से संसद भवन में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, यह भी आपको सूचित कर देती हूं मैं। देश के सभी सियासी दलों को इजरायल ईरान अमेरिकी जंग के बाद के हालात की जानकारी दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में यह भी बताया कि देश के पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। मैं रिपीट कर लेती हूं, यही बात प्रधानमंत्री ने कही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है देश के पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लीजिए। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती है। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है। अब सवाल यह है कि पर्याप्त स्टॉक तो है, लेकिन जमाखोरों ने गैस को लेकर जिस तरह की अफवाह फैलाई है, पैनिक बाइंग की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उसका क्या होगा? पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब भी अपने भाषण में दिया और यह कहा कि सरकार जमाखोरी के खिलाफ सख्त है, सरकार एक्शन भी ले रही है। यह वक्त देश को टीम की तरह एकजुट होकर लड़ने के लिए खड़ा होना होगा। भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। अब सरकार देश को एकजुट होकर बाहरी लड़ाई के कारण दुनिया भर में पैदा हुए हालात से निपटने की तैयारी करने को कह रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लोकसभा में दिए बयान पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भारत की विदेश नीति मजाक है। वो पीएम का बयान इररेलेवेंट बताते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। द Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. तो राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष जो है ये कह रहा है कि ईरान के हालात से जो संकट पैदा हुए हैं वो सरकार की फेल नीति की वजह से हुए हैं। विपक्ष को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के जहाज का संकट इसलिए है क्योंकि भारत इस जंग में ईरान की प्रति संवेदना नहीं जता पा रहा है। भारत इजरायल की तरफ झुका हुआ है। फैक्ट क्या कहता है? आज सारे सवाल और उन सवालों का फैक्ट्स के साथ जवाब जरूरी है। ईरान और अमेरिका इजरायल की जंग शुरू होने के बाद 20 मार्च तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 110 जहाज क्रॉस कर पाए हैं, जबकि जंग से पहले हर रोज 138 जहाज क्रॉस किया करते थे। यानी पूरी दुनिया के लिए एक जैसे हालात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने वाले 110 जहाजों में से 9 जहाज चीन के थे और 6 भारत के। यह तब है जब चीन खुले तौर पर ईरान के साथ खड़ा दिखा है। यानी आंकड़े क्या बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज अगर क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो यह पूरी दुनिया के लिए परेशानी है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं।
विदेश नीति के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि कांग्रेस को इस फैक्ट से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सरकार से सवाल पूछते हैं। क्या कहते हैं वो? हम ये नहीं कहते कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए, हम तो कहते हैं कि आप सीधे खड़े रहो। मतलब कौन? भारत सीधा खड़ा रहे। कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती है कि 2005, 2006, 2009 में जब अमेरिका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया तो उस वक्त भारत अमेरिका के प्रस्ताव के साथ खड़ा हुआ था। वो इधर उधर नहीं, अमेरिका के साथ था। यानी भारत ईरान के विरोध में खड़ा था। वजह क्या थी? वजह यह कि उस वक्त भारत अमेरिका के साथ परमाणु संधि कर रहा था। आप खुद तय कीजिए कौन किसको दबाव में उस वक्त ले रहा था। क्या यह सीधा खड़ा रहना था या अमेरिका की तरफ झुक जाना था? पवन साहब कहते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये लोग पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता तो अब तक कीमतें बढ़ चुकी होती। लेकिन कांग्रेस ये जवाब क्यों नहीं देती कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए कैसे बढ़ा दिए। यहां यह बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 रुपए जो पेट्रोल पर बढ़ाए गए हैं उसको सिर्फ भारत में 2% लोग ही इस्तेमाल करते हैं जिस पेट्रोल पर, जबकि जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो औद्योगिक उपयोग के लिए बढ़ाए गए। कांग्रेस अपनी ही राज्य सरकार के लिए क्या उपनाम लेकर आएगी? कॉम्प्रोमाइज्ड या कुछ और? मौजूदा हालात पर मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये तो बताएं कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल का साथ क्यों दिया। हमारी सारी ऊर्जा सप्लाई तो मध्य पूर्व से ही आती है, चाहे गैस हो, एलपीजी हो, एलएनजी हो। उन्हें पता था कि ये होगा, फिर भी उन्होंने अपने समझौते खराब कर लिए। अब कपिल सिब्बल जिस सरकार में मंत्री रहे हैं उस सरकार ने मध्य पूर्व में इस तरह के हालात पर क्या रुख अपनाया था आप जानते हैं? चलिए मैं आपको 2004 में ले जाती हूं। महीना जुलाई का था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। अभी जो ईरान है उसके बगल में एक देश है इराक। इराक पर अमेरिका ने हमला किया, वहां तबाही मची हुई थी। संसद में इराक के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। इस मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह कहते हैं कि हम इराक में सेना नहीं भेजेंगे, हम बहुत ही उलझे हालात का सामना कर रहे हैं। आज की सच्चाई है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंडा अब बदल चुका है, इसीलिए हम कोई स्टैटिक विदेश नीति लेकर नहीं चल सकते। हम 21वीं सदी के हिसाब से अपने विदेश नीति को ढालते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम गुट निरपेक्ष विदेश नीति से हट रहे हैं, बल्कि हम जो रियलिस्टिक है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं। इसके बाद जब 2006 में इराक के पूर्व राष्ट्र प्रमुख सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दे दी तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, वही रणनीति अपनाई। तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सद्दाम हुसैन की मौत पर बयान जारी किया लेकिन फांसी की निंदा नहीं की। अब सवाल यह है कि क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार को मालूम नहीं था कि पश्चिम एशिया से ही गैस और कच्चे तेल की सप्लाई आती है? क्या इराक पश्चिम एशिया की जगह कहीं अफ्रीका में बसा हुआ था? कॉम्प्रोमाइज विदेश नीति वाला ज्ञान 2006 में क्यों नहीं याद आया? और जिस खामनेई की मौत पर भारत सरकार की संवेदना के लिए विपक्ष आसमान सर पर उठाए हुए हैं, उन खामनेई की सच्चाई क्या है? 2022 में खामनेई भारत को गाजा और म्यांमार के मुस्लिम अत्याचार से जोड़ते हैं, पोस्ट करते हैं। 2020 में पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार को देखकर पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान। 2019 में वो भारत पर कश्मीर के मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाते। 2018 में हज करने जा रहे मुसलमानों से कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करने को कहते हैं। 2017 में वो पूरी दुनिया के मुसलमान को कश्मीर के लिए भड़काते हुए पोस्ट करते हैं। लिस्ट है पूरी। और इनकी हत्या पर कांग्रेस को भारत सरकार से संवेदना की उम्मीद है। क्या जो व्यक्ति हमारे देश को बार बार लगातार बदनाम करे, किसी भी हालात में मौत हुई हो, क्या संवेदना प्रकट की जानी चाहिए? एक सरकार को अपने देश के पक्ष में खड़ा होना चाहिए या फिर किसी एक कौम के पक्ष में, क्योंकि उसे लगता है कि यह सही है और फला गलत। देश किसी भी कौम से बड़ा है और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि ईरान को मुद्दा बनाने से पहले कांग्रेस अपनी पुरानी विदेश नीति क्यों भूल जाती है? क्या मोदी को कमजोर दिखाने के लिए कांग्रेस दुनिया भर की आपदा को अवसर बना रही है? और क्या मौजूदा दौर में
सियासत सबसे ऊपर है और देश की जनता का हित सबसे नीचे। मैं शुरू कर रही हूं गूंज।